हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड नॉलेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो सेकंड पार्ट है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का। ये पेपर जो है 4 अप्रैल 2021 को हुआ था। 888 पोस्ट कोड है ये, और हम 61 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे, 61 से आगे 120 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन 61st क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है। 61 से लेकर 80 क्वेश्चन तक पूरे ये सेक्शन जो है मैथमेटिक्स का रहेगा। तो 61 जो क्वेश्चन है इसमें जो है ABC 3 सेट दिए हुए हैं, और A क्रॉस B यूनियन C का एक्सपेंशन पूछा गया है। तो इसका एक्सपेंशन होगा A ऑप्शन, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो A ऑप्शन आएगा, तो A ऑप्शन हम टिक करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62nd क्वेश्चन 62। इफ़ f(x) इज़ एन ऑड पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 देन f4 इक्वल्स। तो f4 किसके इक्वल होगा? ये आएगा 0 के इक्वल। तो ए ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 63rd क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ 1 प्लस जेड प्लस जेड क्यूब प्लस जेड रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसके जो है रूट्स पूछे गए हैं, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे? तो इसके रूट्स जो है ऑप्शन में है स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे, रोम्बस के द्वारा, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल के द्वारा, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन सी होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के द्वारा इसके रूट्स जो हैं वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। 64th क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ x माइनस स्क्वेयर x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस x माइनस 2 स्क्वेयर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो इनके रूट्स पूछे हैं, कितने रूट्स हो सकते हैं। तो अगर इसको हमें 0 करना हो पूरे इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड को, तो तभी ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। और किसी भी टर्म का स्क्वायर कब जो है इक्वल होगा 0 के? जब जो है वो टर्म जो है 0 के इक्वल हो जाए। तो x माइनस 1 की टर्म जो है कब इक्वल होएगी 0 के? जब वो x इज इक्वल टू 1 के इक्वल होएगी, जब x 1 होगा। इसी तरह से सेकंड टर्म के लिए x 2 होना चाहिए, तभी ये होगा 0। और x 3 के लिए भी इसी तरीके से ये कब 0 होगा? जब x की वैल्यू 3 होगी। तो इसमें जो है कितनी रूट्स आएंगे हमारे पास? रियल रूट्स हमारे पास अलग अलग तरीके से अगर देखें तब हमारे पास इंडिपेंडेंटली एक 0 हो पाएगा, तीनों एक टाइम पे 0 नहीं होंगे। अगर हम 1 पुट करेंगे तो सेकंड और थर्ड टर्म नॉन ज़ीरो रह जाएगी और ये 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम देखें तो इसके एक भी जो है रियल रूट नहीं आएगा, क्योंकि जो है दूसरी और तीसरी टर्म 0 नहीं हो पाएगी। अगर हम 2 पुट करेंगे तो 1 एंड थर्ड टर्म 0 नहीं हो पाएगी, और वैसे ही थर्ड के लिए फर्स्ट और सेकंड 0 नहीं हो पाएगी। तो 0 आंसर आएगा इसका। चैंपियनशिप 65th क्वेश्चन इन अ क्रिकेट चैंपियनशिप देयर आर 36 मैचेस। द नंबर ऑफ टीम्स इफ ईच प्लेज 1 मैच विद द अदर टीम। तो नंबर ऑफ मैच पूछे हैं, तो इसमें हमें सिंपल जो मतलब एक टीम देखना है हमें कितने के साथ वो मैच खेल सकती है। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास इसका आंसर आएगा 9। जैसे मान लो हमारे पास अगर 9 टीम्स होंगी, तो 9 जो है 9th वाली टीम 8 के साथ खेल पाएगी, अनदर 8 के साथ। तो इसको हम जो है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितने मैचेस खेल पाएगी? वो 8 मैचेस खेल पाएगी। उसी तरीके से सेकंड टीम अगर हम देखें तो वो बाकी टीमों के साथ 7 टीमों के साथ खेल पाएगी। तो कितने मैच खेलेगी? 7 मैचेस। तो 8 + 7, इस तरीके से हम 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा n × n + 1 / 2। तो यानी कि 8 हमारे पास था, 8 × 9 / 2, तो हमारे पास 36 मैच आ जाएंगे और हमारा आंसर
ये आना चाहिए 9, बी ऑप्शन आएगा। 66 क्वेश्चन है, 66 क्वेश्चन है हमारे पास कि 101 रेज़ टू पावर 100 माइनस 1 ये किससे डिविजिबल होगा? तो ये डिविजिबल होगा 100 से। 67th क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज 32 एंड द फिफ्थ इज 162। फिफ्थ जो है टर्म वो 162 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 243। 68th क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। तो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, मतलब इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है उसको पूछा गया है। तो ये डिस्टेंस जब सॉल्व करेंगे हम इसको तो ये आएगा ऑप्शन ए के इक्वल 7/10 के इक्वल, ऑप्शन ए आना चाहिए। 69th क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द 1 to सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट जो है 1 से, यानी कि x की वैल्यू 5 है और y की 1 है, इस पॉइंट से जो है सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो इसकी जो है लंबाई पूछी गई है, तो कितने यूनिट होगी ये होगी 7 यूनिट, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। तो एसेंट्रिसिटी पूछी है, हाइपरबोला की इक्वेशन दी गई है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो एसेंट्रिसिटी पूछी गई है हाइपरबोला की, तो इसकी एसेंट्रिसिटी आएगी 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन x प्लस साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x इज इक्वल टू, तो ये कितने के इक्वल होगा? तो ये अगर 1 होगा तो हम जो है साइन स्क्वायर प्लस एक्स कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले फार्मूले से इसको हम 1 के इक्वल दिखा सकते हैं। 72nd क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए हाउस इज 58 डिग्री, द फुट ऑफ द लैडर इज 9.6 मीटर फ्रॉम द हाउस, देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज, तो लेंथ ऑफ द लैडर पूछा गया है। तो लेंथ ऑफ द लैडर क्या आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे? तो ये आएगा 15.36 मीटर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस देन ए बी ए जो होगा वो क्या आएगा? इज, तो ये भी क्या होगा? इट इज़ आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये आएगा ए ऑप्शन। 74th क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स एंड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का मॉडुलस इज, क्या होगा जब इसको हम ड्रॉ करेंगे? तो ये कॉन्टिन्यूस आएगा एवरीवेयर, तो सी ऑप्शन होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आएगा 74th के लिए। 75th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन ए आना चाहिए इसका आंसर, तो ऑप्शन ए आएगा x रेज़ टू पावर x प्लस सी। 76 क्वेश्चन है, 0 to π/2 हमें जो है इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है? 0 to π/2 log 10x को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद आंसर आएगा डी ऑप्शन 0। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 77 अगर आप कमेंट करें, अगर आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं 75th और 76th क्वेश्चन को। 77th क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉनिक्स हैविंग सेंटर एट द
origin is of order, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉनिक्स हैविंग सेंटर एट द origin इज ऑफ ऑर्डर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई है कि कौन से ऑर्डर की होगी जो कि सारे के सारे कॉनिक्स को जिनका सेंटर जो है ओरिजिन पे हो उनको रिप्रेजेंट कर सकती है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बतानी है, उसका ऑर्डर बताना है। तो ये जो है इसका आंसर आएगा 3, थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे सारे कॉनिक्स को रिप्रेजेंट कर सकती है या एक्सप्रेस कर सकती है जो जिनका सेंटर जो है ओरिजिन पे हो। तो ऑप्शन बी आएगा। 78th क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू -z एंड 6x इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू -4z, इनके बीच, इन दो लाइंस के बीच एंगल पूछा गया है। तो एंगल इनके बीच जब हम सॉल्व करेंगे 78 को, तो इनके बीच का एंगल आएगा 90 डिग्री, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रॉस बी ये किसके इक्वल आएगा? तो ये आएगा 0 के इक्वल, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है 90 यानी कि परपेंडिकुलर होगा ए के, और ए के साथ ए के परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। 80th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स की रेज टू पावर 99 dx, इसको इंटीग्रेट विद इन द लिमिट 0 to 1। तो इसका जब सॉल्व करेंगे हम, तो 80th क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/10,100, तो बी ऑप्शन आना चाहिए। 81st क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी वगैरह से शुरू हो गए हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। तो 81 से लेके 100 तक स्टैटिस्टिक्स पूछा गया है। 81st क्वेश्चन है 4 पर्सन आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men 2 women एंड 4 चिल्ड्रन। तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर चिल्ड्रन, तो उनमें से 2 ही चिल्ड्रन होने चाहिए। तो ऐसा चूज़ करने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी पूछी गई है जिनमें एग्जैक्टली 2 ही चिल्ड्रन आए। तो इस तरीके से अगर हमने 4 सेलेक्ट करने हैं रैंडमली, तो 2 चिल्ड्रन आने चाहिए, ये कंडीशन है। तो साथ में हमारे साथ मतलब 2 जो अनदर होंगे दैट इज़ वो या तो दोनों के दोनों मैन हो सकते हैं या फिर दोनों के दोनों वुमेन भी हो सकते हैं, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से एक वुमेन हो और एक मैन हो। तो इस तरीके से 3 केसेस बना के अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 10/21, डी ऑप्शन। 82nd क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 टेल इन 4 थ्रोज विद अ कॉइन इज। तो एक सिक्के को 4 बार फेंकने से कम एक बार पट आने की संभावना पूछी गई है, एटलीस्ट 1 टेल। तो इसमें से माइनस कर देंगे 1 में से कौन सा, जिस केस में एटलीस्ट कोई भी टेल नहीं आना है, यानी कि सारे हेड ही आए। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी आएगा, एक ही केस आएगा उसमें। तो यानी कि टोटल केसेस होंगे 4 थ्रोज में 16 केसेस होंगे। 16 में से एक केस होगा 1/16 प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा ही नहीं। तो 1 - 1/16 करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन 15/16। 83rd क्वेश्चन है इफ़ द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, देन द नंबर ऑफ इवेंट्स इज। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दी गई है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ जाएंगे जब इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे? तो इसका ऑप्शन डी आना चाहिए। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सारे आंसर हैं ये, तो इसमें डी ऑप्शन दिया गया है। और 84th क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कौन सा नहीं है? तो ये तीनों जो है सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं, और बट ये जो है रेंज जो है नहीं है इसका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर, तो डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। 85th क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 स्कोर। 5 स्कोर का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑप्शन ए आएगा आंसर, √2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 स्कोर। ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया है 2^2 का 2^3 ऐसे करके एक सीरीज़ है जिसमें लास्ट टर्म आ रही है हमारे पास 2^n। तो इसकी GM पूछा गया है। GM कैसे निकालेंगे?
जो इक्विडिस्टेंस टर्म लेकर हम जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म का उसमें 1/2 कर देंगे, पावर अंडर कर देंगे उसका पावर का, तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो इसमें जो है जो आंसर आना चाहिए दैट इज़ ऑप्शन ए। सॉल्व करने के बाद ऑप्शन ए आंसर आएगा। 87th क्वेश्चन है, इफ़ द रिस्पेक्टिव if in a frequency distribution the mean and median are 21 and 22 respectively, then its mode is approximately। तो मोड पूछा गया है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, तो वो फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो इसके बाद जो है हमारे पास सॉल्व करने के बाद 24.0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 88th क्वेश्चन में सिंपली हमारे पास वेरिएंस पूछा गया है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए। तो ये वेरिएंस क्या होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए, n² - 1 डिवाइडेड बाय 12। इसके बाद 89th क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास 52 and that of girls is 42. The average marks of boys and girls combined is 50. The percentage of boys in the class is। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 80 आंसर आएगा, 80%। परसेंटेज ऑफ बॉयज़ आएगी 80%। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको हम कर सकते हैं इजीली सॉल्व। तो सी ऑप्शन आना चाहिए लास्ट में। 90th क्वेश्चन है हमारे पास, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 9 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आर। तो मार्क्स ऑब्टेन क्या होंगे जब स्टूडेंट मैथमेटिक टेस्ट में है, तो ये जो है इनमें हमारे पास 9 स्टूडेंट का स्कोर दिया गया है। तो हमारे पास पूछा गया कि मीन डेविएशन क्या होगी मीडियन से। पहले तो हमें मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसकी। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आना चाहिए 12.67। सी ऑप्शन आना है। नेक्स्ट 91st क्वेश्चन है। 91st क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है, कंसीडर द नंबर्स। ये एक नंबर्स दिए गए हैं हमारे पास 1 2 3 4 करके 9 10 तक, 1 to 10 हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं। इफ़ 1 इज़ एडेड टू ईच नंबर द वेरिएंस ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज़। तो अगर हमें एक ऐड कर दें सब में तो वेरिएंस क्या होगा। तो वेरिएंस हमारे पास एक ऐड करने के बाद क्या आएगा, ऑप्शन डी 8.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 जो है, अगर इसमें लिखा गया है कि सिंगल लेटर जो है, सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। अगर एक लेटर हम सेलेक्ट कर लें रैंडमली वर्ड से, प्रोबेबिलिटी वर्ड से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये वॉवल होगा। तो पहले तो हम देखें कि प्रोबेबिलिटी वर्ड में कितने वॉवल हैं। एक तो ओ है, एक ए है, आई, तो 4 वॉवल हैं इसमें, ठीक है। तो हम 4 में से हमारे पास तो 4 हमारे पास वॉवल हैं, और टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास होंगे, काउंट करें हम इसको तो 11 आएंगे। तो हमारे पास क्या आ जानी चाहिए प्रोबेबिलिटी वॉवल आने की 4/11, बी ऑप्शन आएगा। 93rd क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज फॉर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो हम इसको अगर सही आंसर देखें इसका हम, तो ये आएगा सिक्वेंशियल सैम्पलिंग जो है ये यूज़ की जाती है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए। 94th क्वेश्चन है, एरर इज़ पॉजिटिव व्हेन। एरर कब पॉजिटिव आता है, एरर तब पॉजिटिव आता है जब एक्चुअल वैल्यू जो है एस्टिमेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो। तो सी ऑप्शन आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 95th क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड कंसाइड। मीन मीडियन मोड किस में कंसाइड करते हैं, तो कौन से टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिकल में, या फिर मॉडरेटली सिमेट्रिकल में, या नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा हमारे पास, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, विच हाइपोथेसिस इज आल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। कौन सी हाइपोथेसिस जो है इसको हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो ये आएगा ऑप्शन बी, नल हाइपोथेसिस को हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97th क्वेश्चन,
गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय, तो ये किससे टेस्ट की जाती है? चाई स्क्वायर टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ कोरिलेशन? कॉज ऑफ कोरिलेशन कौन सा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिएक्शन या फिर कोरिलेशन ड्यू टू एनी अदर कॉमन कॉज? तो कॉज ऑफ कोरिलेशन कौन सी है? इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी जो है कॉज ऑफ कोरिलेशन नहीं है, तो डी ऑप्शन आएगा। 99th क्वेश्चन है, सैम्पलिंग एरर इज डैश इनकम्प्लीट एनुमरेशन। तो सैम्पलिंग एरर क्या है? एस्टिमेटेड इनकम्प्लीट एनुमरेशन है, या एग्जिस्टेंट इनकम्प्लीट एनुमरेशन है, या फिर नॉन एग्जिस्टेंट इनकम्प्लीट एनुमरेशन है, या नन ऑफ दिस? तो इसमें जो है जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज 99th का नॉन एग्जिस्टेंट इनकम्प्लीट एनुमरेशन होगा, सी ऑप्शन। 100th क्वेश्चन है, द लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट शुड इंटरसेक्ट एट द डैश ऑफ डाटा। तो इसमें जो है हमें बताना है कि किस पे वो इंटरसेक्ट करे, ठीक है। लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट शुड इंटरसेक्ट एट द डैश ऑफ द डाटा। तो इसमें जो है यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा तो उसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मीडियन ऑफ द डाटा, ठीक है। ये इंटरसेक्ट करना चाहिए मीडियन ऑफ द डाटा। इसके बाद जो है ये इकोनॉमिक्स से हैं क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 101 से 120 तक। तो ये इस क्वेश्चन में 101 क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कौन सा है? तो ये जो है गिवन गुड, ये भी इसका लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इफेक्ट गुड, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गुड्स और फ्यूचर स्कैरसिटी ऑफ गुड्स, ये भी लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है। तो सभी की सभी लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन है, ऑल ऑफ दिस। 102 में पूछा गया है कि कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। तो कंसेप्ट जो है कंज्यूमर सरप्लस का किसने डेवलप किया था? कंज्यूमर सरप्लस का तो ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इसको डेवलप किया था, इसको विकसित किया था। 103rd क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमांड इज। लॉ ऑफ डिमांड जो है सिलेक्टिव स्टेटमेंट है, इंडिकेटिव स्टेटमेंट है, या क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, या फिर इलस्ट्रेटिव है? तो ये लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। विच इज़ 104 क्वेश्चन है, विच इज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? वेज ऑफ द लेबर, या फिर रेंट ऑन द बिल्डिंग, या इंटरेस्ट ऑन आउंड मनी कैपिटल, या पेमेंट ऑफ मशीन? सी ऑप्शन आएगा इसमें। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इंटरेस्ट ऑन द आउंड मनी कैपिटल, निजी मुद्रा पूंजी पर ब्याज। 105th क्वेश्चन है, द महालनोबिस मॉडल वाज डेवलप्ड फॉर विच 5-year प्लान। कौन से 5-year प्लान जो है महालनोबिस मॉडल पर विकसित किया गया था? तो ये जो है ऑप्शन बी सेकंड जो है 5-year प्लान इसके महालनोबिस मॉडल पे डेवलप किया गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो 106 क्वेश्चन है, अ लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्केल, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्केल जो है लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्केल, ठीक है। इसके बाद 107 क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पोज बाय। कॉर्पोरेट टैक्स कौन लगाता है? लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या दोनों ही? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सी ऑप्शन। 108 क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर। तो इनमें से कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? तो इसमें ए ऑप्शन होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जमीन, श्रम, पूंजी, संगठन। 109th क्वेश्चन है, अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन।
तो ये फॉर्म जो है इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी मार्जिनल रेवेन्यू के, या फिर टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी, या फिर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो है फॉर्म इक्विलिब्रियम में तब होगी जब जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है इक्वल होगी मार्जिनल रेवेन्यू के। 110 क्वेश्चन है, कलेक्टिव कंजम्पशन मीन। कलेक्टिव कंजम्पशन का क्या मतलब होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन या इंडिविजुअल कंजम्पशन या सेल्फ कंजम्पशन या नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो है हाउस होल्ड कंजम्पशन आएगा। 111 क्वेश्चन है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो द टोटल यूटिलिटी इज, ऑप्शंस है मिनिमम, इंक्रीजिंग या मैक्सिमम या डिक्रीजिंग। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, सी ऑप्शन आएगा। 112 क्वेश्चन है, द ब्रेक इवन पॉइंट इज व्हेन। ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होगा मार्जिनल कॉस्ट के, या फिर एवरेज रेवेन्यू इक्वल होगा एवरेज कॉस्ट के, या फिर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट होगा। तो सी ऑप्शन आएगा, टोटल रेवेन्यू जब जो है टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगी तो ब्रेक इवन पॉइंट तब आ जाएगा। 113 क्वेश्चन है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मोनोपोलिस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू मोनोपोलिस्ट का क्या होगा, मोर देन द प्राइस होगा, या फिर इक्वल टू प्राइस, या लेस देन द प्राइस, या लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है लेस देन द प्राइस होगा मोनोपोलिस्ट का। 114th क्वेश्चन है, सेलर मार्केट डिनोट्स अ सिचुएशन वेयर कमोडिटीज आर अवेलेबल एट competitive rate, डिमांड्स एक्सीड सप्लाई या सप्लाई एक्सीड डिमांड। सेलर मार्केट क्या डिनोट करता है, कौन सी सिचुएशन को डिनोट करता है, तो ये डिमांड एक्सीड्स सप्लाई को डिनोट करता है। सेलर मार्केट इस तरह की सिचुएशन है कि डिमांड जो है एक्सीड करे सप्लाई को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी ऑफ। तो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, तो ये जो है कौन से इसकी सेक्टर की एक्टिविटी है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शियरी की, या फिर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की। नेचुरल प्रोसेस से जो जाता है तो ये प्राइमरी सेक्टर में ही जाता है, तो ये प्राइमरी सेक्टर की प्रोसेस मोस्टली जो है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी जो है नेचुरल प्रोसेस से प्राइमरी सेक्टर में होती है, तो ए ऑप्शन आएगा। 116th है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड लिक्विड बिकॉज दे आर, ऑप्शंस हैं बैक्ड बाय गवर्नमेंट ट्रेजर, कन्वर्टिबल इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स, या फिर क्विकली एंड इजीली मार्केटेबल, या फिर स्टेबल इन वैल्यू। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है हमेशा कंसीडर की जाती हैं लिक्विड, क्यों, क्योंकि वो क्विक हैं और इजीली मार्केटेबल हैं, तो सी ऑप्शन आएगा। 117th क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी इज इक्वल टू, द ऑप्शंस है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, या फिर तीसरा है इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, या फिर कैपिटल डेप्रिसिएशन। तो इसमें जो है जीएनपी और एनएनपी में जो डिफरेंस है वो कैपिटल डेप्रिसिएशन का ही डिफरेंस है, तो डी ऑप्शन आएगा। 118th क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स इन ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक्स ऑफ इंडिया इज डिटरमाइंड बाय। तो ये कौन डिटरमाइन करता है, इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट पे। तो ये जो है डिपॉजिट पे, सेविंग डिपॉजिट पे सारे नेशनलाइज्ड बैंक में डिटरमाइन करता है आरबीआई, तो डी ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। तो कौन सा जो है मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया का, तो ये जो है टू इंक्रीज कॉमोडिटी इन इकोनॉमी, टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, या फिर टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या फिर टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इनमें से जो है फिजिकल पॉलिसी का जो है क्या कौन सा उद्देश्य नहीं है, टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है ये फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया का। तो बाकी सारे मेन ही है इसके ऑब्जेक्टिव,
प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए हमें, मिनिमाइज चाहिए इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और प्रमोट करें एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का 120 क्वेश्चन। इसके बाद जो है जीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, जियोग्राफी वगैरह के, पॉलिटी, हिस्ट्री के। 120th क्वेश्चन लास्ट है इकोनॉमी से। व्हेन देयर इज एन ऑफिशियल चेंज इन एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी देन इट इज़ कॉल्ड। ऑफिशियल चेंज जब भी होता है एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में, तो इसको क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन या डिफ्लेशन। तो इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन, जब जो है एक्सचेंज ऑफिशियल चेंज होता है एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में, तो इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन या पुनर्मूल्यन कहेंगे। इसके बाद के क्वेश्चन गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें जीके का पोर्शन रहता है हमारे पास। Like my video, share the video and subscribe my channel. Thanks for watching.